नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, जूलॉजी में अपना टॉपिक बुक चल रही है एंडोक्राइनोलॉजी। इसका पार्ट नंबर आज अपने 18 करेंगे। पार्ट 18 देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने अभी तक जो पार्ट नंबर 17 था उसके अंदर पढ़ा था कि जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड है अपने उसमें चल रहा था थायराइड ग्लैंड। अब अपने पढ़ रहे थे थायराइड ग्लैंड का जो यूँ कह सकते हैं कि इफेक्ट क्या है बॉडी पे, उसके हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दो कंडीशन हमने पढ़नी थी। मैंने बताया था आपको हाइपोथायराइडिज्म एंड सेकंड थी हाइपर थायराइडिज्म। इसको कहते हैं अल्प सक्रियता और ये थी अति सक्रियता। ये क्या थी? अति सक्रियता। तो थायराइड ग्लैंड जो है उसकी अल्प सक्रियता से और अति सक्रियता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात अपने कर रहे थे। अब देखिएगा उसमें अपने जो पहले जो टॉपिक शुरू किया था वो था अपना हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड ग्लैंड की अल्प सक्रियता से कौन कौन सी कंडीशंस उत्पन्न होती है। तो हमने पढ़ा था एक क्रेटिनिज्म और दूसरा था अपना मिक्सिडिमा। क्रेटिनिज्म और मिक्सिडिमा में वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही कंडीशन के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, ताप नियमन नहीं रह पाता है, मनुष्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा वृद्धि विकास नहीं हो पाता है, जननांगों की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। उसके अलावा जो है अपने ये कह सकते हैं कि जो शरीर की जो उपापचय दर और जो शरीर के ऊर्जा निर्माण की क्षमता वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बस दोनों में अंतर इतना है, ये शिशु अवस्था के अंदर होने वाली घटना है और ये जो है मिक्सिडिमा जो है किशोर अवस्था के अंदर होने वाली घटना है, किशोर अवस्था में। तो यहाँ तक अपने पढ़ लिया था कि क्रेटिनिज्म क्या है, मिक्सिडिमा क्या है, दोनों के क्या क्या लक्षण रहते हैं। तो अपने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ये दोनों घटनाएं पढ़ चुकी हैं। तो दोनों के अंदर जो मैंने बताया था कि जो है व्यक्ति का वृद्धि विकास नहीं हो पाता है, बोनापन रह जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम रह जाती है। सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, जिससे उपापचय क्षमताएं कम हो जाती है, ऊर्जा निर्माण कम हो जाता है, उष्मा निर्माण नहीं होता, जिससे तापना नियमन जैसी घटनाएं होती है। और मिक्सिडिमा के द्वारा जननांगों का विकास भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके द्वारा महिलाओं के अंदर मैंने बताया था कि रज चक्र में अनियमितता आते आते वो बंद हो जाता है। उस घटना को हमने कहा था एमिनोरिया बोलते हैं। क्या कहते हैं उस घटना को? एमिनोरिया कहते हैं, जिससे क्या है कि रज चक्र बंद हो जाता है और रज चक्र बंद होगा तो उस महिला की जनन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यहाँ तक अपने पढ़ चुके हैं। अब यदि बात करें नेक्स्ट कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, तो इसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर या घेंगा रोग। तीसरी जो है सिंपल गोइटर या घेंगा या गलकंड रोग जिसको कहा जाता है, गलकंड रोग। अब सिंपल गोइटर या घेंगा या गलकंड रोग क्या होता है? इस रोग के अंदर बात वही है कि हम हाइपोथायराइडिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि थायराइड ग्रंथि जो है अल्प सक्रिय होगी, तभी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ये कंडीशन उत्पन्न होगी तो उसमें क्या होगा कि जो थायराइड ग्रंथि है ये अल्प सक्रिय होगी, तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या बनेगा? इसमें कम बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, परंतु जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बनता है? ज़्यादा बनता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो वो क्या करेगा कि थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा। अब थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा तो थायरॉक्सिन कम बन रहा है, और थायरॉक्सिन कम बनने का कारण क्या है कि बॉडी के अंदर आयोडीन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए और साथ में टायरोसिन एमिनोल चाहिए। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा थायरॉक्सिन बनाते हैं। अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर आयोडीन कम हो गया तो
जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं कर पाएगी, परंतु थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित हो रहा है वो इस ग्रंथि को अधिक सक्रिय करने का प्रयास कर रहा है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है इसके अंदर क्या होता है कि आकार में बड़ी हो जाती है, यानी इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, यानी फुलावट आ जाती है, जिससे हमारा जो गला है वो भी फुला हुआ दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? सिंपल गोइटर घेंगा या गलकंड रोग। तो यानी कि होगा क्या कि एडिनो हाइपोफाइसिस किसका स्त्राव कर रही है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। किसके पास आएगा? ये थायराइड के पास आ रहा है, थायराइड ग्लैंड के पास आ रहा है। अब थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अब आयोडीन की क्या है? कमी है। अब आयोडीन की कमी है तो क्या होगा कि ये हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो थायराइड ग्रंथि जो है वो अपना काम करना चाहती है, परंतु उसके पास आयोडीन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। अब कमी होने से क्या होगा? थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो नहीं बनेगा तो जिससे क्या होगा कि इस हार्मोन के प्रभाव के कारण, इस हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण थायराइड ग्रंथि जो है वो उसके ऊपर दबाव लगता है। दबाव का मतलब वो अति सक्रिय हो जाएगी, अति सक्रिय होगी तो उसके पास आयोडीन की क्या है? पहले से ही कमी है तो उसके अंदर थायराइड ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है, जिससे हमारा कॉलर या गला सूजा हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को कहते हैं सिंपल गोइटर घेंगा या गलकंड रोग कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि थायराइड ग्रंथि जो है वो आकार में तो क्या हो गई? बड़ी हो जाती है, परंतु उसकी सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि शरीर में क्या है? आयोडीन की क्या है? कमी है। हाँ, हालांकि आयोडीन मिलता रहे, इधर से थायराइड स्टिमुलेटिंग बनता रहे तो थायराइड ग्रंथि अपने सामान्य रूप से कार्य करते हुए थायरोक्सिन का निर्माण करेगी, परंतु यहाँ पर क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो दबाव डाल रहा है थायराइड पर, परंतु आयोडीन की क्या है? इसके पास कमी है। कमी होने से क्या है? इसकी आकार तो बढ़ जाएगा परंतु सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसके कारण जो स्वेलिंग आती है, जो फ्लाउट आती है थायराइड ग्लैंड में, उसको क्या कहते हैं? घेंगा या गोइटर या गलकंड रोग कहते हैं। अब देखिएगा इसका रीज़न क्या है? तो मोस्टली जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो हाइट पर रहने वाले लोग हैं उनके अंदर ये रोग ज़्यादातर देखा जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हाइट पर रहने वाले जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उनमें क्या होता है कि बरसात के जल के साथ जो अपने जो आयोडीन होता है वो बह करके नीचे आ जाता है। अब नीचे आने से क्या होगा? वहाँ आयोडीन की क्या होगी? कमी होगी। कमी होने से क्या होता है कि वहाँ उन लोगों की जो थायराइड ग्लैंड है उसका आकार तो बढ़ जाता है परंतु उसकी सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस कारण उन लोगों में ये घेंगा या गोइटर या गलकंड रोग देखने को मिलता है। तो इसका मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये रोग ज़्यादा मिलता है, और अपने भी सामान्य जो स्थलीय जो कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर भी रोग मिल सकता है, परंतु अपने जो है यदि आयोडीन युक्त भोजन नहीं खाते हैं हम तो ये रोग अपने अंदर होता है मोस्टली अपने अंदर। पर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रीज़न ये है कि जो आयोडीन बहकर के नीचे की ओर आ जाता है, इसलिए आयोडीन की वहाँ उन क्षेत्रों में कमी रह जाती है, तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर मिलता है। अगला रोग है हाशिमोटो का रोग। अगला जो चौथा डिजीज़ है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से वो है हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो रोग की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ है? इसको कहा जाता है सुसाइड ऑफ थायराइड। ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का सुसाइड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? या थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है इसको। हिंदी में अगर हम बोलें थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। कौन से? हाशिमोटो रोग को। इस रोग में होता क्या है कि थायरोक्सिन की कमी जब होगी शरीर में, किसकी कमी होती है? थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन की क्या हो जाती है? कमी शरीर में। तो जिससे क्या होगा? हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ये दवाइयाँ जो है ये एंटीजन की तरह काम करने लग जाती है। ये दवाइयाँ शरीर में जाकर एंटीजन की तरह कार्य करती है। अब क्या हुआ
इन एंटीजन के खिलाफ के विपरीत शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, जिसको कहते हैं आप प्रतिरक्षी, शरीर की सुरक्षा करेंगे। किससे करेंगे? ये एंटीबॉडी जो है शरीर की सुरक्षा करेंगे। किससे करेंगे? एंटीजन से। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी कि इन एंटीजन को नष्ट करेंगे, साथ साथ में एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड की सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा कि थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं नष्ट होंगी तो थायराइड ग्रंथि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसे हम प्रॉपर थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा तो बहुत सारी असमानताएं आ जाएंगी। तो अब देखिएगा इस रोग को ही हम क्या कहते हैं? सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड या हाशिमोटो का रोग या थायराइड की आत्महत्या। अब देखिएगा कि आपने जो टैबलेट्स दी थी किसके लिए? थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाने के लिए, या यूँ कहते हैं कि थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए। अब आपने जो दवाइयाँ ली थी उन्होंने क्या किया? एंटीजन की तरह व्यवहार किया शरीर में जाके, यानी एक रोगाणु की तरह व्यवहार कर दिया उन दवाइयों ने रोगाणु की तरह व्यवहार कर दिया। तो क्या हुआ कि वो दवाइयाँ कहाँ मौजूद हमारे थायराइड ग्लैंड के पास या उनके सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एंटीबॉडी बनकर के उन सेल्स को ही नष्ट कर देती है, और सेल्स यदि नष्ट होंगे तो थायराइड ग्लैंड भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया? थायराइड ग्रंथि का एक तरीके से सुसाइड हो गया। क्यों गया? क्योंकि जिन दवाओं को हमने थायराइड ग्रंथि को सही करके थायरॉक्सिन का निर्माण करने का प्रयास किया, वो ही दवाइयाँ थायराइड ग्रंथि की नष्ट होने का कारण बन जाती है। इसलिए इसको क्या कहा गया? थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड या हाशिमोटो का रोग। तो थायराइड की कमी होगी, मान लो कोई भी कारण से हो सकती है, जैसे आयोडीन की कमी से या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी से भी हो सकता है। तो थायरॉक्सिन कम बनेगा तो हमें तो दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ये दवाइयाँ शरीर में जाकर किसकी तरह व्यवहार करती है? एंटीजन की तरह व्यवहार करेगी। और इन एंटीजन के विपरीत शरीर में क्या बनेंगे? एंटीबॉडी। क्योंकि एंटीजन जहाँ भी बनेंगे शरीर में तो वहाँ उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनना एक प्रतिरक्षा तो प्रोसेस का, यानी हमारी जो ये कहते हैं इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो इम्यून सिस्टम के दौरान शरीर में एंटीबॉडी बनी बनेंगी, और वो किसके खिलाफ बन रही है? उन एंटीजन के खिलाफ जो थायराइड ग्लैंड में मौजूद है। और वो एंटीजन कहाँ से आई? हमने दवाइयाँ ली वहाँ से आई हैं। तो अब ये क्या होगा कि एंटीबॉडी बनेंगी, और एंटीबॉडी जो है वो उस एंटीजन को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। और वो एंटीजन कहाँ मौजूद है? थायराइड ग्लैंड की सेल्स में मौजूद है, और वो सेल्स नष्ट होंगी तो जिससे थायराइड ग्लैंड की नष्ट होना शुरू हो जाती है या काम करना धीरे धीरे बंद करती है। इसको क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या। तो इस प्रकार हाइपोथायराइडिज्म के 4 इफेक्ट हैं: क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा, सिंपल गोइटर या घेंगा या गलकंड रोग, और हाशिमोटो का रोग। चारों कंडीशन में थायराइड ग्रंथि अल्प सक्रिय हो जाती है या रहती है। अब बात करते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म की, कि जिसके अंदर क्या होगा कि जो कोशिका जो होती है वो हमारी जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, उसकी सक्रियता क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा अगर होती है तो इसके कारण क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो इफेक्ट हाइपोथायराइडिज्म में जो इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारी बॉडी में, उनका विपरीत प्रभाव हाइपरथायराइडिज्म में पड़ने लग जाएगा। जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, उसके अलावा जो है तंत्रिका इनकी जो संवेदनशीलता है वो भी बढ़ जाती है। संवेदनशीलता के अलावा जो है ऊष्मा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन वो भी बढ़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि रोगी को सर्दी में भी क्या, अब चूँकि देखो कि सर्दियों के अंदर हमने क्या कहा था कि थायराइड ग्लैंड सक्रिय होगी और जिससे सर्दी के अंदर हमारा तापमान नियमित रहेगा, ये बात हमने बात की थी, मैंने बताई थी आपको। परंतु अगर ज़्यादा सक्रिय होगी तो इससे क्या व्यक्ति को सर्दी में भी क्या होगा? गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन कंजप्शन जैसे बढ़ेगा तो ऊर्जा उत्पादन ज़्यादा होगा, ऊर्जा उत्पादन ज़्यादा होगा तो उष्मा ज़्यादा बनेगी, उष्मा ज़्यादा बनेगी तो सर्दी में भी क्या लगने लगी? गर्मी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। उसके अलावा जो है तंत्रिका तंत्र की जो उत्तेजनशीलता है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसको सारी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म। तो इसको अब अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेकेंड कंडीशन कौन सी है? हाइपरथायराइडिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपरथायराइडिज्म 2 नंबर पार्ट जो है अति सक्रियता। अति सक्रियता, तो इसको मैं थोड़ा अभी मैंने बता दिया आपको क्या क्या, उसकी लिख देता हूँ मैं कंटेंट क्या क्या रहेंगे। थायराइड ग्रंथि
अधिक सक्रिय। अब अधिक सक्रिय होगी तो थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा, अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। दूसरी घटना क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, जिससे ऊष्मा उत्पादन अधिक होता है, अधिक होता है तथा व्यक्ति को सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है, होने लगता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, पसीना अधिक आता है, पसीना अधिक आता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ जाए, सक्रियता बढ़ जाए, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता बढ़ जाती है। वहाँ पर हमने पढ़ा था संवेदनशीलता कम हो जाती है, यहाँ पर संवेदनशीलता क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। ये तो हाइपरथायराइडिज्म के सामान्य जो है लक्षण हो गए। उसके अलावा क्या होता है कि ज़्यादा सक्रिय यदि होती है थायराइड ग्रंथि तो वो फूल जाती है, जिससे क्या होता है कि अति सक्रियता से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, फूल जाती है, जिससे नेत्रों के नीचे नेत्र गोलक लिखते सही नहीं, नेत्र गोलक के नीचे जल इकट्ठा हो जाता है। कारण क्या होगा, उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हमने क्या कहा था कि जल का संतुलन करती है, तो जल का संतुलन नहीं रह पाएगा, तो जो जल है वो शरीर में जगह जगह इकट्ठा होगा, जैसे पेट फुला हुआ दिखाई देगा, वो चीज़ें तो होंगी। साथ में क्या होगा कि नेत्र गोलक जो होते हैं उनके नीचे जल इकट्ठा हो जाता है, और जल इकट्ठा अगर होगा तो नेत्र गोलक बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं, नेत्र गोलक बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं, उभरे हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को हम कहते हैं एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। इस घटना को हम क्या कहते हैं, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर कहते हैं। इस घटना को एक्सोप्थेलेमिक गोइटर कहते हैं। अब एक्सोप्थेलेमिक गोइटर में क्या हो रहा है कि जो नेत्र हैं, गोलक है, नेत्र गोलक समझते हैं अपने। नेत्र गोलक क्या, मैं थोड़ा बता देता हूँ। आई बॉल जो जिसको हम कहते हैं, आई बॉल का मतलब ये होता है कि एक तो होता है नेत्र कोटर और एक होता है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक जो होता है, जैसे अपने बनाए थोड़ा सा यूँ खोपड़ी के अंदर इस तरह से, तो देखिएगा ये जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे को कहते हैं नेत्र कोटर। और यहाँ पर अपनी जो आँख जो होती है इस तरह से, ये नेत्र गोलक होता है। ये क्या होता है, नेत्र गोलक। अब यहाँ पर जल इकट्ठा हो जाता है इस एरिया के अंदर, नेत्र कोटर और नेत्र गोलक के बीच में यहाँ जल इकट्ठा हो जाएगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जो हमने बात की थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और जल का संतुलन भी बनाए रखता है। तो जल का संतुलन जब नहीं रहेगा तो जल शरीर में जगह जगह इकट्ठा हो जाने लग जाता है, जिससे क्या होगा कि इसमें यहाँ पर जल इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा होने से जो जल का दाब है वो किस पर लगेगा, नेत्र कोटर पर लगेगा, नेत्र गोलक पर लगेगा। यानी नेत्र कोटर और नेत्र गोलक के बीच में जल इकट्ठा हो गया, तो जल इकट्ठा होने से जो दाब है वो किस पर लगता है, इस नेत्र गोलक पर लगता है। और नेत्र गोलक पर जब दाब लगता है तो नेत्र गोलक बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर कहते हैं। अब एक्सोप्थेलेमिक जो गोइटर है
वो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये टर्म, इस टर्म का मतलब यही है कि थायरॉक्सिन की थायराइड की अति सक्रियता से नेत्र गोलक और कोटर के बीच में जल इकट्ठा होने से जल का दाब नेत्र गोलक पर लगता है। इसे नेत्र जो गोलक है वो बाज के रूप में दिखाई देते हैं। इसको एक्सोप्थेलेमिक गोइटर कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार इस कारण से जो अति सक्रियता, इस कारण से क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। अति सक्रियता से थायराइड ग्रंथि पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है, इसे प्लूमर का रोग कहते हैं। इसे प्लूमर का रोग कहते हैं। प्लूमर के रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में छोटी गांठें बने तो उसे क्या कहते हैं, प्लूमर का रोग कहते हैं। जबकि जो अपने ग्रेव का जो एक उसमें रोग हो जाता है, ग्रेव का रोग, ग्रेव के रोग के अंदर क्या होता है कि जो गांठें न बन करके थायराइड ग्रंथि में एक साथ पूरी ग्रंथि में फुलावट आती है, फुलावट कहते हैं, या गांठ बनती है एक साथ पूरी ग्रंथि में। छोटी छोटी गांठें न बनकर एक साथ पूरी ग्रंथि में फुलावट या गांठ बनती है, गांठ आती है, इससे ग्रेव का रोग कहते हैं। ग्रेव का रोग कहते हैं। तो ये 3-4 टर्म्स हैं अपनी कि ग्रेव का रोग क्या है, प्लूमर का रोग क्या है, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपनी इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अति सक्रियता से होने वाले रोग हैं, नेत्र गोलक का बाहर आना, अति सक्रियता से एक्सोप्थेलेमिक गोइटर ग्रंथि जो है उसके अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाएं तो प्लूमर का रोग, और यदि पूरी ग्रंथि में एक साथ सूजन या फुलावट या गांठ बन जाती है तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेव का रोग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अपने जो भी टॉपिक किया है वो टॉपिक अपना 18 नंबर पार्ट जो है उसके अंदर अपने थायराइड ग्रंथि कंप्लीट हो चुकी है। हमने हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों पढ़ लिए हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसके हमने संरचना देख ली, कार्य देख लिया, हार्मोन कैसे बनता है वो देख लिया। उसके अलावा थायराइड ग्रंथि के जो क्या हमारे शरीर पर प्रभाव रहते हैं हार्मोन के, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म वो अपने देख लिए हैं। थैंक यू।